नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी जल्दी आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। फटाफट एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे। नीरज, पूजा, ज्योति, नेहुल, सैंडी, चंदन, आदित्य, बीना, अनुराग, भानु, उसके बाद रजनीश, आशीष, मोनिका, कैलाश, सुमन चौधरी जी, जितेंद्र जी, उसके बाद अजय वर्मा, वसु वर्मा, हरिशंकर, तान्या वर्मा, ब्यूटी यादव, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल ही बता दिया था कि आज का टॉपिक आपका रहेगा बंगाल के नवाब, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें आपके कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, आपके आपके क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो मैं आपको हाथ से लिखवाऊंगी। तो हम बिना किसी देरी के प्यारे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। जैसे आपने प्यारे बच्चों आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा, आपने इतिहास के अंदर देखा होगा या नाम भी सुना होगा, IRA, इंडियन, ठीक है, आपने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, आपने नाम सुना होगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि आखिर इसकी स्थापना किसने की थी? IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। हाँ बेटा, आज क्लास नहीं होनी थी, मैंने मैसेज किया था। एक्चुअली आज क्या हुआ, आज हमारे यहाँ पर मतलब जहां मैं रहती हूँ, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ सुन लीजिए पूरी बात। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आज सुबह से कुछ ना दिक्कत हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, लाइट में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ कि सुबह से क्लासेस इन्वर्टर से चल रही थी, आपकी पॉलिटी वाली क्लास या फिर MTS के बैच की क्लास, तो वो इन्वर्टर भी जो लोड ले सकता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की क्लासेस का ले सकता है। तो उतनी क्लासेस हो चुकी थी। अब लाइट कब तक आएगी इसका कोई आइडिया नहीं था। मुझे एक SSC GD वाली क्लास कैंसिल भी करनी पड़ी इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से। और मुझे लग रहा था शायद आपके टाइम पर भी ना आए, लेकिन जैसे ही मैंने आपको मैसेज किया वैसे ही लाइट आ गई, तो इसलिए फिर मैंने मैसेज कर दिया कि आपकी क्लास होगी। तो आपकी क्लास होनी थी, इसलिए आज क्लास आपकी हो गई है। और हाँ, मैं शुरू में ही बता देती हूँ, कल आपकी हिस्ट्री की क्लास का टाइम चेंज हो सकता है। कल हो सकता है मैं सुबह में आपकी क्लास लगा दूं, ठीक है। मैं आपकी क्लास सुबह में भी प्यारे बच्चों लगा सकती हूँ, इसलिए आप सभी तैयार रहिएगा उस चीज के लिए। अब देखो, यहां पे मैं आपसे बात करती हूं IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। जब हम IRA की बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये आज कुछ कहानी इस तरह की हुई थी, है ना। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दुखी हो गए, हमारे टाइम पे क्यों आ गई लाइट, हमारी छुट्टी क्यों नहीं हुई। अगर छुट्टी हो जाती तो संडे को क्लास लेती, समझ आ गई, लेकिन रिकवरी तो तुम्हारी करनी पड़ती। मैं आंधी आए तूफान आए, हमारी क्लास मिस नहीं होगी, जी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप लोग एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, ठीक है बेटा। अगस्त लास्ट तक आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और हो सकता है अगस्त से पहले ही, लास्ट से पहले ही खत्म हो जाए। अब देखिएगा IRA प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 1930 AD में। और कहां हुई थी प्यारे बच्चों? चटगांव। चटगांव कहां पर पड़ता है मैम? बांग्लादेश के अंदर। चटगांव कहां पर पड़ता है? बांग्लादेश के अंदर। किसने स्थापना की थी? संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था? तो प्यारे बच्चे वो थे आपके सूर्य सेन, जिन्हें आप इतिहास में मास्टर दा के नाम से भी जानते हो। मास्टर दा भी आप इन्हें कहते हो, सूर्य सेन को, ठीक है। और प्यारे बच्चे, इस IRA का उद्देश्य क्या था?
तो उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। ये प्यारे प्यारे से बच्चों आपका यहाँ पर ये इसका उद्देश्य था, ये इसका मोटो था। ठीक है, अब 1930 की और भी एक घटना सुनो। देखो 1930 में मुस्लिम लीग के प्रयागराज अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के, ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रयागराज अधिवेशन, जिस तरीके से आपकी आईएनसी के अधिवेशन होते थे, जिस तरीके से आईएनसी के अधिवेशन होते थे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के भी सेशंस हुआ करते थे। तो मुस्लिम लीग का 1930 में एक प्रयागराज अधिवेशन हुआ और इसमें क्या किया गया, प्रयागराज अधिवेशन में सर्वप्रथम एकल, प्रयागराज अधिवेशन में सर्वप्रथम एकल, ठीक है, सर्वप्रथम एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग, मुस्लिम राष्ट्र की मांग मोहम्मद इकबाल ने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब? 1930 में मोहम्मद इकबाल ने की थी। उसके बाद 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस होगी जी, बिल्कुल होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। आगे देखिएगा, फिर अगर हम बात करते हैं तो आगे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में आपको पता है इस अधिवेशन में क्या हुआ था, मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कहां पर? मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, यह भी ध्यान रखना। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया। जैसे आईएनसी स्वीकार करती थी, ऐसे ही प्यारे बच्चों आपका कौन करता था? आपकी मुस्लिम लीग भी करती थी। अब यहां पे एक बात और बता देना चाहूंगी, आज ग्रुप में मैंने एक मैसेज पढ़ा है, आज मैसेज का रिप्लाई मैंने थोड़ा लेट दिया है क्योंकि कल मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। मेरी मैराथन क्लास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 अगस्त को सुबह में 9 बजे पॉलिटी की फुल मैराथन है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे ये मैसेज किया है कि आपने हमें इतना लिखवा दिया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम इस बारे में आपकी शिकायत अंकित सर से करने वाले हैं कॉलिंग टीम पे कांटेक्ट करके। अगर बेटा आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास आपकी बातें होती हैं, टीचर के पास भी उसकी बात है।
मुझे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें बतानी ही पड़ेंगी। जितना सिलेबस में पूछा गया है उतना मुझे बताना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने अगर सॉल्व किया है तो आप देख रहे होंगे कि आपके कंटेंट से क्वेश्चंस बाहर नहीं जा रहे होंगे। और वो तभी होता है जब हम चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप मैसेज करने से पहले या टीचर को धमकाने से पहले भाई ये भी कर लिया करो कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, जैसे अभी एक महान और शख्स आए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी उनका। ठीक है, अब मैंने ये चीज छोड़ दिया है। अब मैं ये बिल्कुल छोड़ दूंगी कि कुछ बच्चों की वजह से मैं सारे बच्चों को जो है सुनाती हूं। आपको जो करना है बेटा कर लीजिए। मेरे पास मेरा फेवर है, मेरे पास सिलेबस है, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप क्या मैसेज करते हो उसको भी देख लिया करो। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे ये हुआ, अब बात आती है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, यानी कि जो ड्राफ्ट था जो कि आपके 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खां द्वारा तैयार की गई थी। यानी कि जिस प्रस्ताव को 1940 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया उसकी रूपरेखा बनाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो प्यारे बच्चे वो थे आपके सिकंदर हयात खां। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा। आगे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को 23 मार्च 1943 को मनाया गया। 23 मार्च 1943 को मनाया गया। क्लियर है? ये सिर्फ बेटा फैक्ट्स हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर आप जेन्युइन कोई बात कहोगे तो वो मुझे समझ आती है, लेकिन अब इस तरह की बातें बताओ, आप धमकी दे रहे हो मुझे, हद करते हो। ठीक है, ये धमकियां पता नहीं क्यों देते हो आप लोग। बेटा जैसे आपको अपनी बात बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, वो अधिकार मेरे पास भी है। अंकित सर अगर आपकी बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी बात सुनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह की चीजें मत करो। अगर कोई टीचर आपको कंटेंट दे रहा है, आप खुद सोचो कि इतना कंटेंट देने के लिए मुझे भी आपके साथ उतना ही एफर्ट लगाना पड़ा है। ठीक है, तो आप सभी को अगर कंटेंट से प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई चीज गलती से बता दी गई है तो उसको आप बोलो मैं ठीक कराऊंगी। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया। यह कथन मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया। यह कथन मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं आगे।
गांधी जी को वन मैन बाउंड्री ये बहुत पूछा जाता है। माउंटबेटन ने कहा। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला गांधी जी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। ठीक है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर। और प्यारे बच्चों ये अर्धनंगा जो फकीर स्टेटमेंट यूज किया था प्यारे बच्चे, वो कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं भाई, आप लोग जो कह रहे हैं ठीक है वो सब सही कह रहे। देखो बेटा, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। मैं कभी अपने स्टूडेंट्स का बुरा नहीं चाहती, और मैं नहीं, कोई भी टीचर नहीं, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स का बुरा हो। आप ये कंटेंट जब हर आप एग्जाम में देखोगे कि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको लगेगा कि पढ़ा तो हमने ज्यादा है, लेकिन एक बार में ऐसा पढ़ लिया कि अब दोबारा कुछ ही चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो भी पढ़ी तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चों देखना है यहां पर, आगे फिर यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया। ठीक है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया। क्लियर है? आगे उसके बाद प्यारे बच्चे आगे देखिएगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया। ठीक है, और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गांधी जी ने किया। आगे नेक्स्ट फैक्ट लिखिएगा, आईएनसी के सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीता रमैया थे। ये सब फैक्ट हैं। पट्टाभी सीता रमैया थे। आगे, अंग्रेजों के विरुद्ध लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट अंग्रेजों के विरुद्ध लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें प्यारे बच्चों सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी या फिर प्यारे बच्चे फ्रंटियर गांधी क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी से इनकी बहुत सारी विचारधाराएं मिलती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी सॉरी अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी ने 1929 ईस्वी या एडी में शुरू
ठीक है, 1929 एडी में शुरू, 1929 एडी में शुरू किया था इसे खुदाई खिदमतगार, इसे खुदाई खिदमतगार यानी कि भगवान का सेवक, इसका अर्थ है भगवान का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, ये इस वर्ड का मतलब है। इसे खुदाई खिदमतगार, भगवान का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड भी कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? इसी आंदोलन को, इसे खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट आंदोलन के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से इतिहास में जाना जाता है, 1929 में शुरू किया था। इसे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, आंदोलन भी कहते हैं, आंदोलन वर्ड भी लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी इसको ही कहा जाता है। और ये खुदाई खिदमतगार प्यारे बच्चों एक फारसी शब्द है, एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है भगवान का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी हाँ, फर्स्ट फॉरेनर थे ये जिन्हें भारत रत्न मिला था। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे यहां पर क्या होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो एक क्वेश्चन, पहले दादा भाई नौरोजी के फैक्ट लिख लो। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी प्यारे बच्चे सबसे पहले लिखना, इन्हें कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध इन्हें कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इनके बारे में लिखना, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में, के सदस्य के रूप में 1809 के रूप में 1892 में चुने जाने वाले, चुने जाने वाले, चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय सदस्य थे, सदस्य थे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सदस्य कब से कब तक रहे? 1892 से 1895 तक। किस पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। फिर प्यारे बच्चे अगला फैक्ट, इनकी एक बुक है पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बहुत पूछी जाती है इनकी ये बुक। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने ही दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। प्यारे बच्चे ये इन्होंने ही दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरीके से भारत को लूट रहे हैं। ये सब दादा भाई नौरोजी के फैक्ट हैं। उसके बाद यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? प्रथम भारतीय, या ऐसे लिख सकते हो प्रति व्यक्ति आय की, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले, गणना करने वाले, गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति कब की थी प्यारे बच्चे? प्रथम व्यक्ति 1867 से 1868 के बीच में।
ठीक है, और कितनी, 20 रुपए। कितनी थी, 20 रुपए। 20 रुपए प्यारे बच्चों इन्होंने अपनी इनकम मतलब उस समय पर कैपिटा इनकम बताई थी। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इनकी एक बुक है अनब्रिटिश रूल ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चे रूल इन इंडिया। एक मिनट, यहां रूल ऑफ की जगह रूल इन इंडिया करना, रूल इन इंडिया। आगे देखिएगा, भारत विभाजन के लिए, भारत विभाजन के लिए, भारत विभाजन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, सर्वाधिक जिम्मेदार, सर्वाधिक जिम्मेदार माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को माना, मोहम्मद अली जिन्ना को माना। ठीक है, जिन्ना को माना। प्यारे बच्चे पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, जल्दी, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। चलो गवर्नर जनरल मैं बता देती हूं, मोहम्मद अली जिन्ना। पीएम आप बताओ, पीएम आप बताओ कौन था, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों भारत जो स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र 15 अगस्त जो कि हमने कल सेलिब्रेट किया है 1947 को। यहां पे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर आपके पीएम थे। आपको बताना है पाकिस्तान में कौन था, पाकिस्तान में कौन था, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे जैसे श्वेता, पीयूष, अंकिता, बिल्कुल सही है, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। ठीक है, यह आपको पता है। उसके बाद आपका संविधान कब बना, कब लागू हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब देखिएगा, और मैं अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। प्यारे बच्चे बताओ कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियासतों की संख्या, देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, देसी रियासतों की संख्या, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कितने थे। और आपको बता दूं कि प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया था कि आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो और आप भारत में भी। लेकिन एक व्यक्ति आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया, पहले आप ये बताओ कितनी देसी रियासतें थी, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कितनी देसी रियासतें थी। 14, 93 गलत, गलत, 284 गलत, 563 गलत। प्यारे बच्चों इनकी संख्या थी 552। ठीक है, जिसमें से 549 का विलय, 549 का विलय, यहां लिखना स्वतंत्रता के समय, समय लिखना पश्चात के बाद समय। ठीक है, 549 का विलय यानी कि इनको मर्ज कर लिया भारत में। सरदार वल्लभ भाई
सरदार वल्लभ भाई के प्रयास से। फिर मैम तीन कौन सी बची थी, ध्यान से, ठीक है, तीन कौन सी बची थी मैम, तो देखना जरा। एक थी प्यारे बच्चों आपकी हैदराबाद, दूसरी थी आपकी जूनागढ़, और तीसरी थी प्यारे बच्चों आपकी जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में चला ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाकर विलय, ऑपरेशन पोलो चलाकर विलय कर लिया गया। ठीक है, 552 थी प्यारे बच्चे। उसके बाद जूनागढ़, इसमें जनमत संग्रह से विलय, जनमत संग्रह से विलय। ठीक है, अब बचा जम्मू कश्मीर। तो प्यारे बच्चे ये जम्मू कश्मीर जो आज तक मुद्दा बना हुआ है, किसका, झगड़े का, जबकि ये भारत का ही भाग है, लेकिन पाकिस्तान इस पे अपना अधिकार जमाता है। क्यों? देखो, जम्मू कश्मीर के जब आपका भारत आजाद हुआ तो उस समय राजा हुआ करते थे हरी सिंह, जो कि एक हिंदू राजा थे, और पाकिस्तान की सेना ने वहां पे कब्जा कर लिया, मतलब एक तरीके से वहां पे अटैक कर दिया, हम ये कह सकते हैं, अटैक कर दिया प्यारे बच्चों। और जब अटैक किया तो उस समय आपके देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, ऑपरेशन पोलो भी बता रही हूं कब हुआ था, पहले मेरी बात सुनो। तो राजा हरि सिंह गए नेहरू जी के पास हेल्प मांगने, तो नेहरू जी ने कहा कि अगर आप हमारे साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम अभी कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ देंगे। तो आपके राजा हरि सिंह जी उनकी बात मान गए और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और नेहरू जी के पास आ भी गया, ठीक है, नेहरू जी के पास आ भी गया, लेकिन दिक्कत यह हुई कि पाकिस्तान क्या कहने लगा, पाकिस्तान कहने लगा कि मैं इस चीज को नहीं मानता, पाकिस्तान कहने लगा कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, मैं इस विलय पत्र को नहीं मानता हूं। और प्यारे बच्चों, नेहरू जी से बस एक गलती हुई, और वो गलती क्या थी? गलती ये थी कि वो सीधा पहुंच गए यूएनओ, और जब यूएनओ गए तो आज तक प्यारे बच्चे वो मैटर वहीं पे फंसा हुआ है, आज तक ये समाधान यूएनओ के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑपरेशन पोलो की डेट बोल रहे हो आप लोग, ज्यादातर बच्चों ने सही लिखी है, यह आपका चला था 1948 में। ठीक है, यह आपका चला था 1948 में। यहां तक बात समझ आई। और अब आपका जो आज का टॉपिक है वो है बंगाल का नवाब। अब चलते हैं हम उस तरफ, देखिएगा बंगाल के नवाब। बहुत सारे बच्चों के कमेंट है आपने टॉपिक नहीं कराया, मैंने कहा था सब कराऊंगी। बेटा, तीन बंदर के बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है, तीन बंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए गणेश वो पढ़िए बेटा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब देखिएगा, मुर्शीद कुली खां 1700 से लेकर 1727। ठीक है, अब ये जो मुर्शीद कुली खां है ये पहला बंगाल का नवाब है। कौन है ये? पहला बंगाल का नवाब, पहला बंगाल का नवाब, ध्यान से सुनना, पहला बंगाल का नवाब। और किसने बनाया है इसको? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने इसे बनाया है। अब औरंगजेब ने जब इसे बनाया तो औरंगजेब ने इसे कैसी शक्तियां दी हैं? औरंगजेब ने इसे प्रशासनिक शक्तियां दी, औरंगजेब ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी, और साथ साथ कहा कि आपको जो भी यहां पर रिवेन्यू कलेक्शन होगा, जो भी राजस्व आपको आएगा, वो आपको क्या करना है? वो आपको हमें देना है, यानी कि मुगल सम्राट को देना है।
ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बृजवाल पासवान जी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। प्रश्न को ठीक से पढ़ें। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको प्रशासनिक शक्तियां दी गई थी। अब बात आती है मैम आखिर ये नवाब हुआ कौन करता था? तो प्यारे बच्चे, किसी शक्ति के अधीन रहकर, किसी शक्ति के अधीन रहकर जो लोग काम करते थे उन्हें नवाब कहते थे। और ये शक्तियां कौन होती थी? जैसे राजा के अंडर रहकर। और उस समय जब मुर्शीद कुली खां को नवाब बनाया गया था तो आपका मुगल वंश का शासक कौन था? औरंगजेब। और आप अच्छे से जानते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 रहता है। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो आपको बता दूं मुगल वंश कमजोर होता है। और जब मुगल वंश कमजोर होगा तो इस चीज का फायदा ये मुर्शीद कुली खां भी उठाएगा। ये भी शांति से नहीं बैठेगा, ये भी उठाएगा। ठीक है, अब देखिए 1700 में बंगाल का दीवान औरंगजेब ने इसको बनाया था। कहां का? बंगाल का। ठीक है, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत फेमस था और बंगाल उस समय शक्तियों का केंद्र था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1700 में बंगाल का दीवान इसे किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? इसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर, मुगल शासन हो गया, मुगल शासन कमजोर। और जैसे ही ये कमजोर हुआ तो मुर्शीद कुली खां ने प्यारे बच्चों यहां पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसमें हेर फेर शुरू कर दिया। मतलब वो पूरा पैसा मुगल वंश में मुगल शासकों को नहीं पहुंचा रहा था। और इस चीज को नोटिस किया औरंगजेब के पोते ने। देखिएगा यहां पे, देखो ये कौन है? अजीम उस शान। ये कौन है प्यारे बच्चे? इस औरंगजेब का पोता है। और इस औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को कहा कि तुम्हें हमारे अधीन रहकर काम करना है, तुम्हें जो पोस्टिंग दी गई है और तुम्हारा जो काम है वो ये है कि हमने तुम्हें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिया है और जो रिवेन्यू पावर्स दिया है उसमें प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं तो उसने कहा अजीम उस शान ने कि तुम्हें अपना काम करना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरा रिवेन्यू कलेक्शन हमें नहीं दे रहे हो, तुम हमें नहीं दे रहे हो रिवेन्यू कलेक्शंस। दीवान का मतलब ये प्यारे बच्चे नवाब। ठीक है, नवाब इसका मतलब है। तो इसने अजीम उस शान ने क्वेश्चन उठा दिया मुर्शीद कुली खां पर। और इस चीज को लेकर प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में आपका यहां पे युद्ध भी हुआ, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन कोई भी जो है नतीजा नहीं निकला। अब मुर्शीद कुली खां ने आगे क्या एक्शन लिया? अब मुर्शीद कुली खां जो है वो मुगलों की नजर में आ गया और उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां से उठा के राजधानी को कहीं और ले जाता हूं ताकि इन मुगलों का मुझसे नजर हट सके। तो इसने देखो क्या किया इस युद्ध के बाद। इसके बाद मुर्शीद ने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यानी कि मुर्शिदाबाद, पहले आपकी जो इसके बाद इसकी जो राजधानी थी वो ढाका हुआ करती थी। ढाका भी कहां है? बांग्लादेश में। लेकिन ये उसे ले गया मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद कहां है प्यारे बच्चे? ये भी बांग्लादेश में है, लेकिन इसने इसको ट्रांसफर किया और ये पहले मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे किस नाम से जाना जा रहा है? मुर्शिदाबाद। तो अजीम उस शान जो है प्यारे बच्चे ये आपके औरंगजेब का पोता था और इसने मुर्शीद कुली खां के कार्य करने का जो तरीका था उस पर क्वेश्चंस यहां पे जो है उठा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए बेटा इसके पैर हैं। पैर क्यों नहीं होंगे अतुल सिंह जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, और इसने अपनी राजधानी किसे बना लिया? मुर्शिदाबाद। यानी कि मुर्शीद कुली खां का जो शासनकाल है बंगाल में एक नवाब के रूप में वो 1700 से लेकर 1727 तक है। और इस बीच ये मुगलों की नजर में आ गया। मुगलों की नजर से बचने के लिए इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर ली। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे प्यारे बच्चों देखिएगा, फिर इसी के समय पर 1717 में फर्रुखशियर आया। फर्रुखशियर कौन है? ये भी आपका कौन है? मुगल शासक है। ये भी आपका मुगल शासक है फर्रुखशियर। और इसके बारे में आपको मैंने एक कहानी भी सुनाई थी। कौन सी कहानी सुनाई थी? फोड़े की कहानी। फोड़ा निकल जाता है, डॉक्टर आता है ना,
सुनाया था, आपको याद होगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपका 1717 में फर्रुखसियर ने से क्या किया, बंगाल की सूबेदारी भी दे दी। अभी तक केवल प्रशासनिक शक्तियां थी, अब इसने इसे सूबेदार यानी कि अब इसने इसे सैन्य शक्तियां भी दे दी और पावरफुल बना दिया इस पद को। ये पहले से ही मिसयूज कर रहा था, इसने क्या किया, लो भाई बंगाल के नवाब, तुम्हें आज से सैन्य शक्तियां भी देता हूं। आप अभी तक तुम्हारे पास केवल प्रशासनिक शक्तियां थी, अब सैन्य शक्तियां भी तुम्हारे पास हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर इसने आगे चल के क्या किया, 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। यहां से ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 1719 में इसने क्या किया, उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। तो आपको यह ध्यान रखना है, उड़ीसा को किस क्षेत्र में मिलाया प्यारे बच्चों, इसने बंगाल में। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसके बाद अगला शासक आता है शुजाउद्दौला मोहम्मद खान। ध्यान रखना, ये शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब है और एक शुजाउद्दौला आप पढ़ोगे जो कि होगा अवध का नवाब। मैं आपको पढ़ाऊंगी बक्सर के युद्ध में, तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं। ये शुजाउद्दौला मोहम्मद खान 1727 से 1739। अब इसने किसको मिलाया बंगाल में, उड़ीसा को। इसने 1732 में बिहार को बंगाल में मिला लिया, यानी कि मुर्शीद कुली खान ने उड़ीसा और बंगाल को मर्ज किया और इसने बंगाल में बिहार को भी मर्ज कर दिया। ठीक, अब ये इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने अपने सूबेदार रखने शुरू कर दिए। सूबेदार मतलब जो इनके कहने पर वहां का शासन यानी कि सैन्य व्यवस्था को देखते थे। किसने शुरू किया, किसने इस पद को क्रिएट किया, शुजाउद्दौला मोहम्मद खान ने। और किसे बनाया, अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां को सूबेदारी का पद दिया। और सूबेदार प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो कौन होता था, जो सैन्य शक्तियों को संभालता था। जो सैन्य शक्तियों को, अभी बताया ना मैंने, सूबेदार मतलब सैन्य शक्तियां। तो इन्होंने सैन्य शक्तियों के लिए अपने सूबेदार जो हैं रखने शुरू कर दिए। और पहला सूबेदार प्यारे बच्चों बना था अली वर्दी खां। अब आप मुझे ये बताओ, ये सूबेदार है अली वर्दी खां, तो ये नहीं चाहेगा कि भाई शुजाउद्दौला कभी मरे तो मैं ही अगला जो है बंगाल का नवाब बनूं? मैं बिल्कुल चाहेगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर होगा। लेकिन ये अब शुजाउद्दौला 39 में मर जाएगा, लेकिन शुजाउद्दौला का एक रिश्तेदार पैदा हो जाएगा जिसका नाम है सरफराज खान। ये सरफराज खान जिसे इतिहास में हैदर जंग के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, हैदर जंग के नाम से भी जाना गया है। 1739 से केवल 40 तक रहता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये अली वर्दी खां तो सोच रहा था ये मरेगा, ये निपटेगा तो फिर मैं आऊंगा, लेकिन यहां पे इसका रिश्तेदार पैदा हो गया सरफराज खान और इसने कहा कि नहीं, इस पे मेरा हक है। लेकिन अली वर्दी खां शांति से बैठने वाला नहीं था और प्यारे बच्चों गद्दी को लेकर, नवाबी को लेकर 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ अली वर्दी खां और सरफराज खान के जो है साथ में। अब अली वर्दी खां के साथ कौन कौन था? जगत सेठ और हाजी अहमद। ठीक है, पहले इन लोगों ने सरफराज खान का साथ दिया, लेकिन सरफराज खान का साथ जब इन्होंने दिया तो पहले यह बन गया, फिर अली वर्दी खान ने इन्हें अपने फेवर में किया और फिर अली वर्दी खान के साथ में ये लोग आ गए। और अली वर्दी खान के साथ में जब ये लोग आए तो इन्होंने मिलकर गिरिया का युद्ध लड़ा, जिसमें प्यारे बच्चे सरफराज खान की हार हुई और अगला शासक अब कौन बनेगा? अगला नवाब अली वर्दी खान बनेगा और ये चेंज कर देगा पूरी नवाबगिरी को। कहेगा भैया बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब नीचे रहकर। ठीक है, अब बहुत हुआ, अब ये सब नहीं चलने वाला है। अब जो है हम स्वतंत्र शासन करना चाहते हैं। और जब अली वर्दी खां आया तो किसका शासन चल रहा था? मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये जो रंगीला है ये भी एक मुगल शासक है। इसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा अली वर्दी खान ने कि सुनो मुगल शासक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं रोज रोज आपको नजराना और टैक्स नहीं दे सकता, आपको मैं ये देना बंद करूंगा। आप मुझे एक बार में बता दो कि आपको कितना रुपया चाहिए और मुझे स्वतंत्र शासक घोषित करो, मुझे स्वतंत्र नवाब बनाओ और ये बोलो कि मैं ही अब से वास्तविक नवाब हूं, मैं ही अब से वास्तविक नवाब हूं।
ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक बार में मुझे बता दो कितना पैसा चाहिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला बोला अच्छा ऐसी बात है कि हाँ भैया अब ऐसी ही बात है। अब हम हर बार आपको टैक्स नहीं देंगे, हर बार हम आपको कर नहीं देंगे, आपको जो चाहिए एक बार में बोलो और बोलो कि आज से हमारे मेरे पास वास्तविक नवाबी है। तो रंगीला ने बोला, इसने क्या किया, रंगीला ने 20 करोड़ रुपए मांगे। तो रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा करवाई कि मैं वास्तविक नवाब हूं। तो प्यारे बच्चे, बंगाल का पहला वास्तविक नवाब कौन बना है, अली वर्दी खां, जिसने आपके मुगलों के शासन के जो नीचे रहकर काम करने वाला जो कार्य हुआ करता था उसे खत्म करवा दिया कि अब हम फ्री होकर काम करेंगे, अब हम फ्री होकर काम करेंगे, किसी के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नवाब हुआ, इसने 20 करोड़ रुपए दे दिए। नजराना भी बेटा एक तरीके से पैसा ही होता था, उसमें भी आपके शासक जो होते थे मुगल शासक, उनको इन्हें पैसा देना पड़ता था, तो इन्हें काफी पैसा देना पड़ता था। तो इसने कहा कि ये सब बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा, अब आप मुझे स्वतंत्र शासक घोषित करो, मतलब मैं ही वास्तविक रूप से शासक हूं, एक बार में बता दो कितना रुपया तुम्हें चाहिए। जैसे आपको कोई डेली ब्लैकमेल करे तो आप उससे थकार के क्या कहोगे, एक बार बता दो तुम्हें कितना रुपया चाहिए, उतना लो और मेरा पीछा छोड़ो। तो ऐसा ही कुछ अली वर्दी खान ने कहा रंगीला से कि भैया मुगल शासकों, तुम्हें जो चाहिए एक बार में लो, डेली डेली हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे और हमें वास्तविक तरीके से नवाब का पद दो। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसी के समय, अली वर्दी खां के समय मराठों का आक्रमण हुआ। ठीक है, मराठों का आक्रमण, और जब आक्रमण हुआ तो अली वर्दी खान की हार हुई, अली वर्दी खान की हार, इसकी हार हो गई और प्यारे बच्चे इन्हें मराठों ने हरा दिया। ठीक है, अब यहां पे जब मराठों ने हराया तो आपको पता है हारने के बाद एक संधि होती है, ट्रिटी होती है, और ये ट्रिटी किसके साथ, रघुजी भोसले के साथ हुई। जिस समय की मैं बात कर रही हूं, इस समय मैंने आपको बताया मराठों में कि मराठों की शक्ति इस समय पीक पर थी, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर मराठों की शक्ति थी। तो मराठों ने यहां आक्रमण किया, अली वर्दी खान की हार हुई, फिर यहां पे संधि हुई और इसे क्या करना पड़ा, एक तो उड़ीसा वाला क्षेत्र मराठों को देना पड़ा और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ। आपको मैंने पढ़ाया है मराठों में, चौथ क्या होता था प्यारे बच्चे, एक कर होता था, एक टैक्स था जो मराठों द्वारा लगाया जाता था। कितना, 1/4 यहां पर टैक्स हुआ करता था, जो सुरक्षा के लिए लिया जाता था मराठों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा, उस समय 20 करोड़ रुपए बहुत थे, लेकिन 20 करोड़ की ही बात यहां पे सामने आती है। भाई पूरा नवाबी दे रहा था वो, पूरी नवाबी। गोलू रंजन जी, आप क्या बात कर रहे हैं इतनी देर से, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या भेदभाव हो गया भाई आपके साथ, क्यों परेशान है, क्यों इतना ज्यादा परेशान है, बताइए। ठीक है, आगे देखिएगा फिर। अब देखो, ये जो अली वर्दी खान है प्यारे बच्चे, इसकी एक चीज और सुनो, इसका कोई बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं है तो बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, और 3 बेटियां हैं तो अब 3 बेटियों में से ये किसी एक बेटी के बेटे को क्या बनाएगा, अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित करेगा। लेकिन बाकी जो 2 बेटियां हैं, हो सकता है दोनों को बुरा ना लगे, लेकिन किसी एक को तो बुरा लगेगा, या हो सकता है दोनों को ही बुरा लग जाए। तो अब यहां पे युद्ध होगा। देखो आगे, इसका कोई पुत्र नहीं था, अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया। अब इसने कर तो दिया, लेकिन आपकी जो इसकी 2 बेटियां थी, और जो और 2 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी है घसीटी बेगम, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि भैया ये क्या बात हुई, मैं भी तुम्हारी बेटी हूं। ये मुंह पे कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन ये षड्यंत्र करेगी। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि गद्दी के लिए ही सारी लड़ाइयां थी। अब छोटी बेटी के पुत्र को बना दिया, तो अब देखेगा यहां पे एक अली वर्दी खान का स्टेटमेंट पहले पढ़ो। अली वर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खी कहा, यूरोपीय मतलब जो अंग्रेज लोग थे। अली वर्दी खान ने यह कहा, अली वर्दी खान ने यह कहा प्यारे बच्चों कि भैया यूरोपीय मधुमक्खियां हैं। अब मैम ये मधुमक्खियां, इसका क्या मतलब है
कि इसने कहा कि अगर हम मधुमक्खियों को नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें शहद देंगी, लेकिन अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो वो हमें काट लेंगी। तो यूरोपीय बिल्कुल कैसे हैं? यूरोपीय बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह हैं। हम इनसे जितना दूर रहेंगे हमें ये शहद देते रहेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये हमें मधुमक्खियों की तरह काट लेंगे। किसने कहा प्यारे बच्चे? आपके अली वर्दी खान ने। फिर अब अगला नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला, जो कि इसकी छोटी बेटी का पुत्र है, लेकिन ये 1 साल ही रहेगा, क्योंकि इसके खिलाफ इतने षड्यंत्र होंगे कि ये इससे ज्यादा रह ही नहीं पाएगा। और ये वही सिराजुद्दौला है जिसके समय आपका प्लासी का युद्ध हुआ है। अब देखिए इसका विरोध किस किसने किया? एक तो घसीटो बेगम, मीर जाफर और राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमी चंद और शौकतगंज, इन सब ने इसका विरोध किया। इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि ये आपका यहां पर उत्तराधिकारी बने। ये घसीटो बेगम चाहती थी कि मेरा बेटा बने, लेकिन बन कौन गया? सिराजुद्दौला। और ये जो शौकतगंज है ये किसका बेटा है? इसी घसीटो बेगम का बेटा है। और अब देखो 1756 में मनिहारी वॉर, शौकतगंज को मारा। शौकतगंज कौन है? समझ आया? शौकतगंज घसीटो बेगम का बेटा। और प्यारे बच्चे जैसे ही सिराजुद्दौला ने इसको मारा अब सब डर गए। अब कह रहे भैया इसके सामने नहीं जाना चाहिए, पता चले हमें भी मार दे। तो सब शांत हो गए। जैसे ही शौकतगंज मरा सब शांत हो गए, क्योंकि अब जिसको बनाना था घसीटो बेगम का क्या हुआ? वो भी शांत हो गई कि मेरे बेटे को ही मार दिया इसने। और ये बाकी लोग भी डर गए। लेकिन अभी इसमें एक गद्दार छुपा हुआ है जो अंग्रेजों के साथ जाकर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे युद्ध हुआ, और प्यारे बच्चों जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद में क्या हुआ? यहां पर शौकतगंज मारा गया। अब देखो 1756 से 63 में आपको मैंने बताया था कि एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। और ये सप्तवर्षीय युद्ध प्यारे बच्चे किस किस के बीच में चल रहा था? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। ये मैंने आपको पढ़ाया है। और प्यारे बच्चों जब इनके बीच युद्ध चल रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। और एक दूसरे के अटैक से बचने के लिए ये जहां जहां पर किलेबंदी कर सकते थे वहां वहां किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला बोला अच्छा ये क्या कर रहे हो भाई तुम? मेरा 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 शासन है, मैं राजा हूं, तुम्हारा जहां मन आ रहा है वहां लड़ रहे हो, जहां मन आ रहा है वहां किलेबंदी कर रहे हो। किलेबंदी नहीं करोगे, किलेबंदी करने का अधिकार अब तुम्हें नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें ऐसे ही ले लिया। अरे ठीक है, इसकी बात को इग्नोर, अरे ठीक है बोल रहा होगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिएगा गलत लिखवा दिया बेटा। अच्छा, घसीटो बेगम का बेटा। अब तो ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्या हुआ? यहां फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को किलेबंदी यहां पे कर रहे थे युद्ध के समय। इसने कहा कि किलेबंदी बंद करने के आदेश दिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी बात नहीं मानी। इसे बहुत तेज गुस्सा आया और इसने क्या किया? यह कहा जाता है, पूरी डेट लिखना, 20 जून 1756 को क्या होगी प्यारे बच्चों? ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई। इस दिन इसने क्या किया? 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक कोठरी में बंद कर दिया। एक कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, कोठरी में बंद कर दिया। अब प्यारे बच्चे जब इसने इन्हें बंद किया, फिर इसने 23 जून 1756 को कोठरी का दरवाजा खोला। कोठरी का दरवाजा खोला। और प्यारे बच्चे जब इसने ये दरवाजा खोला तो केवल 23 अंग्रेज जिंदा।
केवल 23 अंग्रेज जिंदा थे और बाकी सारे के सारे दम घुटने के कारण मर गए। लेकिन यह कहा जाता है कि ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी। ये तो केवल सॉरी हो गया, यही हो जाता है, प्लेन इस स्लाइड पे ना लिखो, ठीक है। तो ये क्या थी प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, अब आपको मैं दोबारा लिख देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 जून 1756 को क्या हुआ है, ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें प्यारे प्यारे बच्चों लिखना जरा, जिसमें जिस 1756 इसमें क्या किया गया था, इसमें 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसमें जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, महिलाएं और बच्चे भी थे, बच्चे भी थे। 23 जून 1756 को जब कोठरी का दरवाजा खोला तो केवल 23 अंग्रेज जिंदा थे, केवल 23 अंग्रेज जिंदा और बाकी सब मर गए थे, ठीक है। 23 अंग्रेज जिंदा थे। अब ये जो 23 जिंदा थे, अब ये जो 23 जिंदा थे, इसमें एक था हॉलवेल, इसमें एक अंग्रेज था हॉलवेल, हॉलवेल, ठीक है, एक अंग्रेज था हॉलवेल और इसी ने जाकर क्लाइव को ये सारी घटना बताई थी। लेकिन प्यारे बच्चों ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक झूठी घटना है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, भारतीय इतिहासकारों का कहना है। लेकिन अंग्रेजों का कहना है कि नहीं, इस तरह की घटना घटी थी। भाई अंग्रेज हैं, अब ये खुद एक अंग्रेज है, ये कितना सत्य बोलेगा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शौकतगंज कौन था, तो प्यारे बच्चे शौकतगंज जो है वो आपका घसीटो बेगम का बेटा था और इसी को शौकतगंज को किसने मारा था, मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने, ठीक है। अब इसी के कारण प्यारे बच्चे ये घटना घटी। अब होगा यहां पर प्लासी का युद्ध, यहां से पढ़ाऊंगी मैं आपको कल, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, कल की क्लास का टाइम चेंज हो सकता है अगर कल राहुल सर या फिर आकाश सर की क्लास ऑफ रही तो, वरना सेम टाइम पर क्लास होगी, सेम टाइम पर सेम प्लेस पर हम मिलेंगे 12 बजे। एक बार अपना ग्रुप जरूर चेक कर लेना, वहां पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आज के लिए प्यारे बच्चों क्या गलत लिखा है, मुकेश क्या गलत लिखा है, पहले ये बताओ गलत क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है। सिराजुद्दौला किसका बेटा था, सिराजुद्दौला की मां का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है वहां पर। आप चलो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।